फटाफट लिखो, देखो क्या क्या पढ़े, Q इज इक्वल टू K θ1 माइनस θ2 इंटू T अपॉन L, H की वैल्यू Q बाई T, और क्या पढ़े, और क्या पढ़े थे, R ना, करंट Q बाई T, और R पढ़े, R में क्या पढ़े, L बाई K, और क्या पढ़े θ1 माइनस θ2 अपॉन H, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो गया और पैरेलल भी। नेक्स्ट लिखो जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, ठीक है। जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ में लिखो जंक्शन लॉ, ठीक है। जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ में ये है, जैसे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था ना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या था, सारे करंट का सम जीरो, सारे किसी भी पॉइंट पे जितने भी करंट आएंगे सारे करंट का सम कितना, जीरो। तो यहाँ पे भी वही है, इस जितने भी हमारे हीट करंट होंगे उन सारे हीट करंट का सम हमारा क्या होगा, जीरो होगा। बस इसमें ही, जितने भी हीट करंट हैं उन सारे हीट करंट का सम हमेशा क्या होगा, जीरो। अच्छा, अब सिंपल बहुत सिंपल केस है, जैसे मान लो हमारे पास 3 रॉड हैं ऐसे, एक, ठीक है, 2, ऐसा कुछ, ठीक, ये, फिर ये हमारे पास क्या है तीसरा, 3 ऐसे रॉड हैं, ठीक है, LKA, 2LKA, LKA, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, और 80 डिग्री, ठीक। ये 3 रॉड हैं, तीनों का टेम्परेचर दिया है, और ये हमारा जंक्शन है, जंक्शन का टेम्परेचर मान लो थीटा है, ठीक। हमको क्या निकालना है, जंक्शन का टेम्परेचर थीटा, बस सिंपल बात, ठीक। तो सॉल्यूशन में बहुत इजी करना है, ठीक है। अगर हम मान लें L बाई के को क्या मान लें, R, तो इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस 2R, इसका रेजिस्टेंस R, नहीं आ गया। और हम लोग जानते हैं कि समेशन ऑफ I इक्वल कितना, 0, इस पे कितने करंट, 3। और जब भी हम सॉल्व करेंगे तो मान लेंगे थीटा क्या है, सबसे बड़ा, थीटा को या तो सबसे बड़ा मान लो या तो सबसे छोटा, तो हम सबसे बड़ा मान लेते हैं ना। अच्छा, करंट की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा थीटा अपॉन R ना, पहले वाले का टेम्परेचर डिफरेंस थीटा बड़ा मान लिया ना, थीटा माइनस 50 अपॉन R, दूसरे वाले का थीटा माइनस 60 अपॉन कितना, 2R, तीसरे वाले का थीटा माइनस 80 अपॉन कितना, R, दैट इज कितना, 0। बाकी सॉल्व कर लो, एलसीएम कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, 2 थीटा माइनस 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, 2 से R तो कैंसिल हो गया ना, तो 2 थीटा माइनस 100, फिर यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना, 2 थीटा माइनस 160 इज इक्वल टू कितना, 0। तो 2 3 और 2 5 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 60 60 220 320 ना, तो थीटा की वैल्यू 4 6 और 64 डिग्री सेल्सियस। बस यही है जंक्शन लॉ, ठीक। किसी भी जंक्शन पे जितने भी करंट होंगे सारे करंट का सम कितना, 0। और जब भी सॉल्व करेंगे थीटा को क्या मान लेंगे, सबसे बड़ा। लिख लो, फटाफट लिखो। हो गया, तो क्वेश्चन लिखो, बाकी ये सब तो खुद से कर सकते हो। चलो रब कर रहे हैं ना, आंसर बता दो एक। अच्छा 3 नहीं 4 रॉड हो तब भी कर लोगे, 4 6 सब जितने भी हो, जैसे सिंपल क्वेश्चन ये कर ले रहे हैं। ये क्वेश्चन करो, L 2L 3L 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। सॉल्व करके तुरंत आंसर बताओ। सबकी कंडक्टिविटी K है, कंडक्टिविटी बार बार K ले रहे हैं, तुरंत आंसर बता दीजिए। आया,
अब कर दें? अरे अब क्या कर दें, सॉल्व कर दें। हाँ क्या पहले का क्या लिखें, थीटा माइनस 40 अपॉन एल बाई के, एरिया ये था ना आर, इसका डिस्टेंस 2r, इसका डिस्टेंस 3r, थीटा माइनस 40 अपॉन कितना r प्लस थीटा माइनस 50 अपॉन कितना 2r प्लस थीटा माइनस 60 अपॉन कितना 3r इज इक्वल कितना 0। एलसीएम कितना 6 थीटा माइनस 240 अब प्लस 6 से 2 कैंसिल ना, कितना 3 थीटा माइनस 150 और ये कितना 6 ना, तो 2 थीटा माइनस 120 इज इक्वल कितना 0। 2 3 5 5 और 6 कितना 11 और ये कितना हो गया 270 और ये कितना हो गया 300 510 ना, ठीक। तो थीटा के लिए कितनी आ रही है 510 अपॉन 11 डिग्री सेल्सियस आया, इसी के आसपास आ रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है चलिए रब कर दें, नेक्स्ट लिखो, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। एक ही बस पॉइंट याद रखना है, किसी भी जंक्शन पे जितने भी करंट होंगे सारे करंट का सम, और जब भी सॉल्व करेंगे थीटा को क्या मान लेंगे, सबसे बड़ा या तो सबसे छोटा। नेक्स्ट लिखो के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट, ठीक है। के इक्विवेलेंट जैसे कह रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई ऐसे मटेरियल है, ठीक है ऐसे, ठीक, इसका के है, इसका के 2k है, ये L है, L है, A है, ठीक है। हमको जैसे हमारे पास दो रॉड हैं जिनका एरिया दिया है, K दिया है, L दिया है, हमको इस पूरे कॉम्बिनेशन का के इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक। के इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन कई जगह आएंगे। देखो यहाँ पे हम लोग के इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, ठीक। जब हम लोग वो पढ़ेंगे क्या कहते हैं एक्सपेंशन, ठीक है, तो उसमें अल्फा नहीं आता है, ठीक, तो उसमें अल्फा इक्विवेलेंट निकालेंगे, के इक्विवेलेंट निकालेंगे, अल्फा इक्विवेलेंट निकालेंगे। जब रेजिस्टेंस पढ़ोगे तो उसमें रेजिस्टिविटी इक्विवेलेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट के क्वेश्चन कई जगह मिलेंगे, ठीक, एकदम सिंपल। कैपेसिटेंस पढ़ोगे, देखिए कैपेसिटेंस लोग पढ़ चुके हैं ना, हाँ, उसमें भी डाइलेक्ट्रिक का के इक्विवेलेंट निकाले थे। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे कितने रेजिस्टर, कैसे कॉम्बिनेशन, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस आ गया। अच्छा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 किसका रेजिस्टेंस है, पहले वाले का, R2 दूसरा वाले का, और R पूरे का। R1 की वैल्यू बता दो, L बाई के ए प्लस L बाई 2k आ गया। इतना करने के बाद इस पूरे रॉड को एक मान लो, सपोज करो ये दो नहीं है, ये कितना है एक, और जब ये एक है तो पूरे का लेंथ कितना 2L, कंडक्टिविटी के एरिया तो ये रहेगा के इक्विवेलेंट ना A, तो यहाँ से L बाई ए, L बाई ए, L बाई ए कैंसिल, तो क्या बचा 2 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई के, 1 अपॉन कितना 2k, ये वैल्यू कितना आ गया 2k 3, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 4k बाई 3। नहीं आया, बस एकदम सिंपल। जब देख लो सीरीज है कि पैरेलल है और सीरीज पहले से पहले सॉल्व कर लो, और जो भी आर आया है, ठीक है, उस पूरे रॉड को क्या मान लो, एक एक मान के सॉल्व कर लो। कर लोगे, लिखो फटाफट लिखो। हाँ और क्या, पूरे रॉड का एरिया यही तो है, क्रॉस सेक्शन तो यही तो, एरिया बढ़ जाएगा क्या, फॉर्मूले में कौन सा लेते हैं, नहीं तुम दूसरा ले लेना। वाह, चलो ये करो, के 2k, के 2L, L 3L, एरिया ए, के इक्विवेलेंट। अच्छा ये के एक बात बता दो, ये के और ये के सेम होने का मतलब क्या है, ये और एल के, ये वाला के सेम है ना, इसका क्या मतलब निकल रहा है, मतलब जो ट्रांसफर हीट रेट होगा मतलब वो दोनों में सेम होगा, या तो ऐसे कैसे दोनों सेम मटेरियल है, एक तरह से ये भी कह सकते हैं ना, ठीक, हीट का रेट ट्रांसफर होगा, सेम होगा, दोनों सेम मटेरियल भी हो सकते हैं।
हो गया। आ गया होगा, आ गया। ठीक, क्या लिखें? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस कितना R3। R1 कितना, R1 कितना 12/k, R2 कितना क्या लिखें L अपॉन 2k प्लस R3 कितना 3L/k और इक्वलेंट ना पूरे को एक मान लें तो लेंथ कितना हो जाएगा हमारा 6L अपॉन कितना k इक्वलेंट a, L/a से L/a पूरा कैंसिल, 6/k इक्वलेंट कितना बचेगा 2/k 1/2k और प्लस कितना 3/k। एलसीएम लगभग कितना आएगा 2k, 2 कितना हो गया 4 1 और कितना हो गया ये 6, तो 6 4 10 11 और 12, तो k इक्वलेंट की वैल्यू 12/11 की। नहीं आ गया, आ गया ना? ठीक, चलो एक और ये करो। एरिया फास्ट। क्या हो गया? सर इसमें टर्मिनल का मतलब कहाँ पे? जिधर से एरिया के पैरेलल करंट आता है हमेशा लेंथ के पैरेलल, एरिया के परपेंडिकुलर, तो करंट सामने से आ रहा होगा। जरा सा बदलें, इतना कंफ्यूज हो गया क्या तुम लोग? ये क्या कर रही हो? ओफो, अच्छा हाँ भाई, सबके सब वही कर रहे हैं। ठीक है वो सही है, लेकिन इस तरह से कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा। आर इक्वलेंट पैरेलल है ना, 1/R1 प्लस 1 ऐसे कर लेना, इजी हो जाएगा। R1 की जगह L/Ka प्लस L√2Ka पूरा एक मान लेना, तो पूरे का लेंथ L, हाँ, और एरिया 2a, तो क्या लिखें k इक्वलेंट इंटू 2a, L/A/L A/L A/L k इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ गई √2k प्लस k अपॉन कितना 2, नहीं आ गया √2 प्लस 1/k, नहीं आया? उससे ज़्यादा वो पड़ेगा। क्या पड़ेगा? हाँ तो कैलकुलेशन में आएगा थोड़ा सा दिक्कत, आंसर वही आएगा, ऐसा थोड़े तुरंत आंसर आ गया इसका। हो गया, चलो एक और। एक और ऐसे है, सब आइडेंटिकल हैं, K1 K2 K3 सब आइडेंटिकल हैं। 3 रॉड है, तीनों आइडेंटिकल, तीनों आइडेंटिकल मतलब तीनों का लेंथ और एरिया सेम। ये कहाँ गया? छोड़ दो, करना आगे करो,
उसी क्वेश्चन में उलझे रह रहे। आया डायरेक्टली ना हो पाएगा ना रेन का। भगवान सबसे ऊपर क्या दिए हैं? खोपड़ी, वो एंटीना है, ठीक है, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, खोपड़ी का इस्तेमाल करो। चलो ठीक है। ए सिंबल 1/r इक्वलेंट R1, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 R2 कैसा कॉम्बिनेशन? सीरीज। तो क्या 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 हो गया। सॉल्व कर लें। 1/r इक्वलेंट R1 की जगह बोलो फटाफट, बोलो L/, कितना K1A प्लस L/K2A प्लस 1/L/K3A। नहीं हो गया? और R इक्वलेंट की जगह पूरा लेंथ कितना? अब पूरा लेंथ क्या होगा? पूरा लेंथ क्या होगा? इसे ले दिए, इसे ले दिए। अब कैसे करेंगे? यहाँ तक तो ठीक है ना? आ गया। हाँ 3K/4 कैसे? R इक्वलेंट की जगह क्या रखें? सर एक बार ऊपर वाले को सॉल्व किया, फिर ऊपर नीचे उतार ले। पहले ले तो लेंथ क्या लियो? एरिया ले लोगे, लेंथ क्या लोगे? ऐसे करो, देखो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये समझ के गलती क्या हो रही है? लेंथ में कंफ्यूजन आ रहा है ना। अच्छा जरा इसका आंसर बताओ, ठीक है? एरिया तो यही रहेगा, ठीक है। इसका आंसर हमें बताओ। K1 K2 L1 L2 A, इसका आंसर क्या आएगा? सीरीज है ना, तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू, अभी निकाले थे ना, R1 + R2, R1 की जगह L1/K1A प्लस K2A, और इसके जगह L1 + L2/K इक्वलेंट A। नहीं आ गया? ए से ये क्या हो गया? कैंसिल। तो L1 + L2/K इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? और L1/K1 प्लस, तो क्या लिखें? K1 K2 और क्या L1 K2 प्लस, हाँ तो ये हो गया ना। तो K इक्वलेंट की वैल्यू आ गई हमारे। इसको उल्टा कर लें, उल्टा करके नीचे भेज दें तो कितना आ जाएगा हमारा? K1 K2, एक मिनट क्या K1 K2 L1 + L2 कितना लिख लें? K1 L2 + K2 L1। नहीं आ गया? कौन सा कॉम्बिनेशन का? सीरीज। या तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? थोड़ा सा और देखना, L1 + L2 ठीक है, ऐसे लिखोगे K1 L2 + K2 L1 कितना L1, ऐसे लिख सकते हैं K1 × K2, यही ना। या तो L1 + L2 अलग अलग कर लें, क्या बचेगा हमारा? L1/K1 प्लस L2/K2। आया? ये K इक्वलेंट का फॉर्मूला आ गया ना। कौन से कॉम्बिनेशन के लिए? है सीरीज के लिए। नहीं आया? आया कि नहीं आया? नीचे भेज दिए। हाँ, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिए, तो ये K का फॉर्मूला आ गया। किसके लिए? सीरीज के लिए, ठीक। अच्छा दोनों का लेंथ सेम हो तब LL 2L, L से L कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा? अरे यार LL 2L ना, और नीचे L कॉमन ना, तो L से L ऊपर कितना 2, तो नीचे कितना K1 K2 K1 + K2। तो आई थिंक K इक्वलेंट की वैल्यू जो आ जाएगी, अगर लेंथ सेम हो, ठीक है, तो L1 + L2 + L3 इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 1/K1 1/K2। जनरलाइज कर लें, ये कर लें। और दो के लिए 2K1 K2 K1 + K2, ये हमारा क्या आ गया? K इक्वलेंट आ गया। आया? आया कि नहीं? कौन से के लिए? अरे N की जगह तो 2 रखे हैं, ठीक। किसके लिए? सीरीज के लिए। अब पैरेलल के लिए बात कर लें, तो पैरेलल में ऐसे करेंगे कुछ,
पैरेलल में क्या सेम रहेगा? लेंथ, एरिया क्या लेते हैं A1 A2, ये क्या ले ले K1 K2 ले लेना। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लिखोगे? 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r1, समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक, 1/r1 की जगह बोलो फटाफट L बाई K1 A1 अब प्लस L अपॉन K2 A2 और ये L अपॉन K इक्वलेंट इंटू 2 ये A1 प्लस A2, A1 प्लस, तो सब में L कैंसिल ना, तो K इक्वलेंट के लिए L कितनी आ गई? K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन कितना? A1 प्लस A2 आया। ये कौन से कॉम्बिनेशन का आया? पैरेलल। जनरलाइज भी कर सकते हो इसको जनरलाइज ऐसे लिखें क्या? समेशन ऑफ के ए अपॉन समेशन ऑफ ए लिखोगे ना। और मान लीजिए ये समझ गए ना, वैसे इसको भी जनरलाइज कर सकते थे। यहाँ से जनरलाइज करके क्या लिखते? n अपॉन समेशन ऑफ, यहाँ से अगर लिखते, ठीक, अगर इस फॉर्मूले से देखो तो कैसे लिखोगे? के इक्वलेंट के लिए यहाँ से क्या लिखोगे? समेशन ऑफ l अपॉन समेशन ऑफ l बाई के आया। तो वैसे ही अगर एरिया सेम हो तो आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ A1 कैंसिल, K1 प्लस K2 बाई 2 एवरेज आया ना। ये कब लगेगा और ये कब लगेगा? पैरेलल। तो ये दोनों किस में है? सीरीज में। आंसर क्या आएगा इस पूरे का? हाँ, के सीरीज में ये आएगा पहला वाला ना, तो ये आएगा 2K1 K2 अपॉन कितना? K1 प्लस K2, और ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल। और सबका एरिया क्या है? सेम। तो क्या कर लें? यही फॉर्मूले से लगा लें ना, इस फॉर्मूले लगा के पुट कर लें। क्या आएगा? 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 अब प्लस कितना? K3 अपॉन कितना हो जाएगा? 2 नहीं आ गया? ठीक, इन दोनों को किस फॉर्मूले से सॉल्व कर लिए? सीरीज, और दोनों आपस में पैरेलल सॉल्व हो गया। समझ गए? ठीक, कभी कॉम्प्लिकेट आएगा तो ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर नहीं आता है, इतना कहानी करने की जरूरत नहीं है। नहीं आता है तो बस याद रख लेंगे कि R1 प्लस R2 या 1/R1 प्लस 1/R2 सॉल्व कर लोगे। लिखो फटाफट, लिखो, हटा दे जल्दी से। इसलिए इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं किए। कैसे कंफ्यूज है ना उसमें, क्या लेंथ क्या है? पहले का लेंथ तो कितना है? 2L है, दूसरे का लेंथ कितना है? L है, तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? सर वहाँ पे हमको ये पूछना था कि K1 K2 जो नीचे भेजे है ना, वो फॉर्मूला बनाने के लिए। हाँ, लिख लिए, रब कर दे। ये सब अभी भी देख के लिख रहे हो क्या? अच्छा, हम लोग जो भी सॉल्व किए हैं सब कुछ आइडेंटिकल का सॉल्व किए हैं ना। जैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो लिए थे, बार बार लेंथ L ले रहे थे, एरिया A2A ले रहे थे, ऐसे ले रहे थे ना, A1 A2 नहीं ले रहे थे। ठीक है, एक बार जनरलाइज कर ले रहे हैं। चलो एक चीज़ ज़रा देखो, एक बार सीरीज के लिए देख लो फिर से। ये है, मान लीजिए सीरीज के लिए, सीरीज के लिए लेंथ क्या होगा? अलग, सेम भी हो सकता है लेकिन लेंथ अलग भी हो सकता है। ठीक, और एरिया क्या रहेगा? सेम। मान लीजिए इसका K1 है, इसका K2 है। ठीक है, ये टेम्परेचर θ1 है, ये टेम्परेचर θ2 है, और ये कॉमन सरफेस का टेम्परेचर θ है। θ1 इज मोर देन θ2। ठीक, सबसे इसमें पहले क्या पूछ सकता है? R इक्वलेंट
सबसे पहले क्या पूछ सकता है, आर इक्वलेंट। तो आर इक्वलेंट क्या लिखोगे बताओ जरा, आर इक्वलेंट इज इक्वल कितना लिखोगे, R1 प्लस R2। R1 कितना L1 अपॉन K1 है, R2 कितना L2 अपॉन K2 है। आ गया ना, ठीक, ये हमारा आर इक्वलेंट आ गया। और क्या पूछ सकता है, के इक्वलेंट, के इक्वलेंट पूछ सकता है ना। तो के इक्वलेंट का फॉर्मूला भी क्या देखे थे, अरे समीशन ऑफ एल अपॉन समीशन ऑफ कितना आया था, एल बाई के। नहीं आ गया, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, L1 प्लस L2 अपॉन कितना, L1 अपॉन K1 प्लस, नहीं आ गया। ऐसे दो नहीं, तीन चार सबका कर सकते हो, ठीक। अगर इसी में पूछ दे कॉमन सरफेस का टेम्परेचर थीटा, तब क्या माइनस, इतने का जो करंट होगा वही इतने का करंट होगा, इतने का करंट होगा कितना, K1 A θ1 माइनस θ2 थीटा अपॉन कितना L1 आएगा ना। और दूसरे वाले का करंट K2 A थीटा माइनस θ2 अपॉन कितना L2। नहीं आ गया, तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं क्या, K1 θ1 L1 माइनस K1 थीटा बाई L1 इज इक्वल टू K2 थीटा बाई L2 माइनस कितना K2 θ2 बाई L2। लिख सकते हो। हमको निकालना क्या है, थीटा, तो थीटा निकालना है तो इसको उधर इसको उधर, ठीक। तो K1 θ1 L1 और प्लस कितना K2 θ2 अपॉन कितना L2 इज इक्वल टू, इधर भेज दें, इधर भेजें ना। तो K2 L2 थीटा K1 थीटा L1 दोनों में कॉमन क्या, थीटा, क्या बचेगा K1 अपॉन L1 प्लस K2 अपॉन L2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, K1 θ1 अपॉन L1 प्लस K2 θ2 अपॉन कितना L2 अपॉन कितना K1 अपॉन L1 प्लस K2 अपॉन L2। ये आ गया, ठीक। या तो और लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे क्या, समेशन, ऐसे लिखें समेशन ऑफ K थीटा बाई L अपॉन क्या, समेशन ऑफ K बाई L। ये भी आ गया। और भी लिख सकते हो, ठीक है, ये समझ गए। और भी लिख सकते, इसका एलसीएम कितना आएगा, L1 L2, इसका भी एलसीएम L1 L2 से L1 L2 कैंसिल, तो ओवरऑल बचेगा क्या, K1 L2 प्लस K2 θ2 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। नहीं आ गया, ये क्या निकला, टेम्परेचर किसका, कॉमन सरफेस का। ये फॉर्मूला बुक में दिया होगा तो ऐसे ही दिया होगा, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, हम लोग को कॉन्सेप्ट पता है कि हम लोग जानते हैं कि करंट क्या रहेगा, सेम 2 3 4 5 6 जितने रॉड रहेंगे कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये याद रखने से अच्छा वैसे कर लें, ठीक है। लेकिन इन दैट के कभी कभी फॉर्मूला पूछा तो इस फॉर्म में आता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बुक में ऐसे दिया हो तो इसलिए हम ऐसे बता दिए, समझ गए। कौन से कॉम्बिनेशन के लिए बताएं अभी, अब किसके लिए कर लें, पैरेलल, पैरेलल के लिए कर लो जरा, ऐसे करो, मान लो, सुनना, सुनते जाओ, L K1 A1 K2, इसका एरिया कितना A1, इसका एरिया कितना A2, ठीक। सबसे इसमें क्या गैप, अच्छा इसमें एक चीज और, इसमें हम करंट पूछें तब करंट निकाल सकते हो ना, क्या क्या कर ले करंट के लिए जरा बता दो, I इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 अपॉन R इक्वलेंट, डिवाइड कर दोगे। अरे यार करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस ही तो होता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ2 अपॉन R इक्वलेंट। या तो और क्या लिख सकते हैं, और क्या करंट लिख सकते हैं, θ1 माइनस थीटा अपॉन R1। और क्या लिख सकते हैं, थीटा माइनस θ2 अपॉन कितना, नहीं आ गया। अरे इसी को तो इक्वेट करके सॉल्व किए हैं, समझ गए। अच्छा एक चीज और, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लीजिए करंट हमारा कॉमन टेम्परेचर तो आएगा नहीं, उसमें कॉमन सरफेस था, इसमें कॉमन सरफेस है, कॉमन सरफेस नहीं है तो कॉमन टेम्परेचर नहीं आएगा। इसमें सिर्फ क्या पूछेगा, R इक्वलेंट, तो 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या लिखे, बोलिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1 कितना, L बाई K1 A1 प्लस L बाई K2 A2। नहीं आ गया, ठीक। ये किसका फॉर्मूला आ गया, R इक्वलेंट का, डायरेक्ट सॉल्व कर ले। अगर K इक्वलेंट पूछे, अभी निकाले थे कितना, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2, या तो समेशन ऑफ K A अपॉन समेशन ऑफ A। नहीं आ गया, लिख लो जो लिखना है जल्दी लिख। ये सब याद नहीं करना है, इसलिए सिखाए हैं कि आता कैसे है, ठीक है। इनकी कहानी रटने लगे बैठ के।
क्या होगा? चलो हो गया होगा, अब कर दें। सुनना, कहा इफ ऑल रॉड हैव सेम LKA, ठीक है, ये रॉड है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 रॉड हैं, ठीक, और सारे रॉड का लेंथ क्या है? सेम है, एरिया भी क्या है? सेम है, कंडक्टिविटी क्या है? सेम। और ये कहा ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ABCDE, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ A इज 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ C इज 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ D इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ E, देन फाइंड टेम्परेचर ऑफ B एंड टेम्परेचर ऑफ ABCDEF, मान लो टेम्परेचर ऑफ F, ठीक, तुरंत हो जाएगा। आंसर बताइए। 6 रॉड है, सबका लेंथ KA सेम है, A का टेम्परेचर 100, C का टेम्परेचर 0, और जो टेम्परेचर D का वही E का है, तो B और F का टेम्परेचर। और देख के आंसर बता दोगे। नहीं होगा। अरे ये बताओ, इसका रेजिस्टेंस कितना? R, R ना, L/K। अरे L/K इज इक्वल टू R, ये R तो ये भी सब R ना, और सब R है तो ये तो फोटो बन रहा है यार, ऐसे ऐसे नहीं बना कि नहीं? और इसका टेम्परेचर कितना है? जो यही है, जो वही है, इन दोनों का टेम्परेचर क्या है? ये क्या है? बैलेंस बीट स्टोन बीच, लगाओ चाहे ना लगाओ, है तो बैलेंस ना। इसका आंसर क्या होगा? R होगा। तो ये कर ले, अरे सीरीज पैरेलल ऐसे कर लो, या तो ये R, ये भी कितना R, ये कितना 100, ये कितना 0, ये कितना θ1 मान लेते, ये कितना θ2, नहीं आ गया। अब क्या कर लें, कैसा कॉम्बिनेशन है ये? सीरीज में करंट क्या होता है? सेम। पूरे का करंट बोलिए,
फुल पूरा यहाँ से यहाँ तक के बीच का करंट 100 माइनस थीटा बाई 3R नहीं हुआ। और इतने का करंट बोलिए, इतने वाले में 2R नहीं हो गया, तो ये 0 है, ये भी 0 है, तो R से R क्या हो गया, कैंसिल 0 0, तो 2 हो गया 200, थीटा 1 की वैल्यू 200/3। नहीं इजी है ये, हाँ। और वैसे फिर से इनके एंड के बीच का करंट 100 माइनस 0 अपॉन कितना 3R, और इनके बीच का करंट थीटा माइनस 0 अपॉन R, तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई 100/3। नहीं आया, इजी नहीं है ये, लिख लो बराबर लिखो। सर फिर ये उससे भी लगेगा, किससे 100 को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। हाँ फिर वही सेम चीज़ है, सब कुछ स्टडी का पढ़ रहे हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 100/3 वहाँ कम हो जाएगा तो 200/3 बचेगा, ठीक है। हो गया। चलो एक और, जल्दी जल्दी। अरे छोड़ दो, अब तो कर लोगी, करो कुछ। I1:I2 निकालना है। ये सब क्वेश्चन तुरंत होना चाहिए, सब कुछ पढ़ा दिया है। ये दोनों आइडेंटिकल रॉड्स हैं, ठीक है। इनका एरिया और के सेम रहेगा, ठीक है। क्या करती रहती हो? आया? चलो, अरे ये देखो, इसका रेडियस कितना r, तो पहले वाले का लेंथ L1 की वैल्यू कितनी 2r, और L2 की लेंथ, ये सर्कमफ्रेंस का आधा है ना, सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr का आधा πr। नहीं आ गया, तो क्या लिख सकते हैं I1:I2 इज इक्वल टू 1/r1:r2। नहीं होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का जो रेशियो होता है किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के। तो R1 की जगह कितना, फटाफट बोलिए L/Ka, फिर R2 की जगह बोलिए L/Ka, कैंसिल हो गया ना, R से R कैंसिल, 1/2:1/π, तो वैल्यू कितनी आ गई π/2। I1:I2, करंट का जो रेशियो है π/2। आया? सर ये ऐसे में देख रहे हैं कि वो दोनों पैरेलल में जा रहे हैं रेजिस्टेंस। पैरेलल में ही है। नहीं, अब तुम लोग इधर पहले R इक्विवेलेंट निकालें, फिर तोड़ें। हाँ चलो रब कर दें। कह रहा है, लिखो, इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, क्वेश्चन है, इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज I,
इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज आई, rate of flow of heat is I by a cylindrical rod, by a cylindrical rod, by a cylindrical rod. हो गया? Calculate new current, calculate new rate, current या rate if radius and length becomes double. Calculate new rate of flow of heat if radius and length becomes double. Radius and length becomes double. ये ऐसे कहा होगा, all dimension become double. ओरली आंसर बताओ, ओरली. वन इज टू. हाँ सिंपल क्वेश्चन कर, तुमको तो पिटाओगे अब तुम. ट्वाइस हो जाएगा. आया. अरे भाई नहीं, अरे आई इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बेसिक, के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई एल, और सिलेंड्रिकल है तो ए की जगह कितना, क्रॉस सेक्शन एरिया ना, सब डबल. लेंथ की जगह कितना 2l, आर की जगह 2r का स्क्वायर, तो एल 2 से 2 एक 2 बचेगा ना, तो जो आई डैश की वैल्यू हो जाएगी कितना हो गई 2i. नहीं आया? अपॉन कहाँ से ले रहे थे? हाँ ट्वाइस हो गया ना. अच्छा आई डैश बाई आई का रेशियो बोल रहे थे तो ठीक है, ठीक है. हो गया? कह रहा है एक ऐसे रॉड है, ठीक, ये रॉड है, इसमें कोई क्यू हीट जो है, ठीक है, वो 12 सेकंड में फ्लो हो रहा है. कितने सेकंड में? 12. अगर ऐसे ही दो रॉड अगर हम सीरीज में जोड़ दें तो कितने टाइम में हीट फ्लो होगा बताइए. क्यू हीट फ्लो करना, टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक. टेम्परेचर डिफरेंस अगर कॉमन, जो इंड का टेम्परेचर था पहले θ1 θ2 था, अभी भी कितना है θ1 θ2. एक रॉड से 12 सेकंड में, तो दो रॉड से कितने सेकंड में? सीरीज कॉम्बिनेशन में किए हैं. एक रॉड से 12 सेकंड, तो दो रॉड से क्या सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए? हाँ सेम रॉड है. आया कितना? 6. तने क्या कर रहे हो? अरे टेम्परेचर θ1 θ2 था,
था ना, एक था। तो आई इज क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन आर, और इसके जगह कितना है, क्यू बाई टी। देख लो, ठीक, क्यू बाई टी वाला लिख सकते हैं ना। अब बाद में हमारा, अगर अब बाद में देखें, ठीक, तो बाद में डेल्टा थीटा कितना है, अभी भी डेल्टा थीटा है, और रेजिस्टेंस की जगह कितना, 2r, रेजिस्टेंस की जगह, अरे सीरीज में जोड़ दिए, एक आर तो दूसरा कितना है 2r, और अभी भी हीट कितना फ्लो रहा है t, यहाँ से टाइम कितना है, दोनों को इक्वेट कर लो। नहीं कर लोगे, अगर रेशियो ले ले क्या बचेगा, अरे यार ऊपर 1 नीचे 1/2 तो 2 ना, और ये क्या हो गया मल्टीप्लाई, इसको क्या कर लें, लिख रहे हैं डेल्टा थीटा बाई आर इंटू 2r अपॉन डेल्टा थीटा, ठीक, और q बाई t1 इंटू कितना t2 अपॉन q, ये तो 2, t1 कितना था 12 इंटू कितना 2, अरे मेरा तो उल्टा आ गया क्या, हाँ कितना आ रहा है आपका? मैं 24 सेकंड आ रहा है, 24 ही आएगा, सही है। 6 कैसे आ रहा है तुम लोग का, सर ऐसा नहीं कर सकते, अमाउंट ऑफ हीट तो सेम ही फ्लो हो रहा है, हाँ अमाउंट ऑफ हीट तो सेम है हाँ, ना, तो डेल्टा थीटा इनटू k बाई l इनटू a इनटू 12, क्या क्या फिर से बोलो, सर हीट का फॉर्मूला है करंट का ना, के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई एल इज इक्वल कितना 12 ना, सर, या फिर उसको टाइम से अच्छा 12 टाइम, सॉरी टाइम, हाँ टाइम, ठीक, हाँ अब ये आ रही है इनिशियली, तो वहाँ कौन, ये इनिशियली रखेंगे, हाँ ये तो आ रही आएगा, आ रही था ना, हाँ सर वो t के जगह, अरे भाई एक मिनट तुम लोग को समझा दे रही, ये क्या है डेल्टा थीटा, ये क्या है आर इंटू टी इज इक्वल टू आई नहीं क्यू, टी ले लिए ना तो क्यू, ठीक, अब बाद में कितना डेल्टा थीटा अपॉन 2r इंटू टी डैश इज इक्वल टू क्यू। अब अब बराबर दोनों को इक्वेट कर दे रहे हैं, डेल्टा थीटा अपॉन आर इंटू टी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन 2r इंटू कितना टी डैश, ये कैंसिल हो गया, ये कितना 12 और ये 24 तो फिर से ठीक है ना, नहीं क्या कर लें तुम लोग, ठीक है। अच्छा क्यों लग रहा है ज़्यादा टाइम, एक रॉड से 12 सेकंड में, 2 रॉड से 24 सेकंड में क्यों लग रहा है, ज़्यादा टाइम में ज़्यादा हीट होती है, ज़्यादा अरे भाई रेजिस्टेंस बढ़ गया है, हाँ। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो फ्लो जो होगा स्लो हो जाएगा ना, ठीक। अच्छा सर, इनिशियली और फाइनली हीट तो सेम होगी, बोले क्वेश्चन में, अच्छा मेंशन है, हाँ कि एक रॉड से क्यू 12 सेकंड में क्यों हीट फ्लो हुआ, तो 2 रॉड को सीरीज में जोड़ेंगे तब कितने सेकंड में, ठीक, तब कर दें, ये समझ गए ना, ऐसे पैरेलल का कह देंगे तब, तो जो यहाँ ले रहे थे आर वो कितना r/2, अब उस सेकंड में 6 सेकंड आएगा, देखिए ना, चलो ये भी हो गया। अच्छा उसमें हम लोग रॉड के कितने स्टेट पढ़ेंगे, अरे 2, कंडक्शन में 2 पढ़े हैं ना, कौन कौन सा, एक स्टेडी और एक वेरिएबल। अच्छा एक बात बता दो, क्यू और एल में ग्राफ बनाए, मान लो टेम्परेचर और एल में ग्राफ बनाए, एल के साथ रॉड के लेंथ के साथ, कैसा ग्राफ, Q इज इक्वल टू के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी अपॉन एल ना, तो क्या लिखे बोलो, थीटा और डेल्टा टाइम पे डिपेंड करेगा, तो ग्राफ बनाओ तुम लोग बनाओ, बना, बता दो कैसा बनेगा, टेम्परेचर है, हाँ
तो सर बिना टाइम के रखना है। मान लेते हैं जब भी दो के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो बाकी सबको कांस्टेंट मान लेते हैं। कभी दो वेरिएबल दिया होता है क्योंकि तीन वेरिएबल का हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, कैसा बने, क्यों? दो रीजन है, एक तो मतलब आगे चलते हुए टेम्परेचर कम होता है और दूसरा फॉर्मूला फॉर्मूले से तो नहीं दिख रहा है, तुमको दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा। सर ऊपर सब कांस्टेंट कर देंगे। आई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? देखो आई इज इक्वल टू के ए थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन कितना एल। ठीक, अब सुनिएगा, थीटा वन माइनस थीटा टू इज इक्वल टू आई एल अपॉन के ए। ठीक, ये ना हुआ? ठीक, अब समझो, यहाँ से टेम्परेचर डिफरेंस एल के कैसा डायरेक्टली है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अब सुनिएगा, मान लो ना एक्स डिस्टेंस पे चले जाओ, मान लो ये रॉड है, इस रॉड से हम कितने यहाँ का टेम्परेचर थीटा वन फिक्स है, और जैसे आगे आगे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा, तो एक्स डिस्टेंस पे जाके हम क्या मान लेते हैं, ये टेम्परेचर कितना है थीटा। एक्स पे जाके टेम्परेचर क्या मान लेते हैं? थीटा। यहाँ ज़रा पुट करो, ठीक है, थीटा वन है, थीटा हो गया कितने डिस्टेंस पे? एक्स पे, है ना। तो यहाँ से कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे क्या? माइनस थीटा इज इक्वल टू आई एक्स अपॉन के ए माइनस थीटा वन लिखोगे? अरे यही तो लिखोगे, और माइनस मल्टीप्लाई करें तो थीटा इज इक्वल टू माइनस आई एक्स अपॉन के ए प्लस थीटा वन, है ना। और इसमें ये टर्म जो है ये कांस्टेंट है, ये टर्म जो है ये क्या है? करंट और कांस्टेंट है ना। और ये टर्म कांस्टेंट तभी होगा जब स्टेट कैसा होगा? स्टेडी। कैसे स्टेट होगा? स्टेडी। तो y इज इक्वल टू क्या फॉलो कर रहा है ये? हाँ, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो ग्राफ कैसा? स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन लेकिन स्लोप नेगेटिव। स्ट्रेट लाइन और स्लोप नेगेटिव। अच्छा, इस रॉड के एंड का जो टेम्परेचर होगा किसके इक्वल होगा? सराउंडिंग के। कुछ नहीं देते तो सराउंडिंग तो होगा ही ना। तो यहां से हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट। और ये कम होते होते, ये इनिशियल टेम्परेचर T1 है या थीटा वन है, और ये हमारा फाइनली क्या है? सराउंडिंग वाला थीटा नॉट। नहीं आ गया? ये ग्राफ कब बना? स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये चीजें कांस्टेंट कब है? स्टेडी स्टेट है। तो ये जो ग्राफ बना है ये ग्राफ हमारा स्टेडी स्टेट का है, यही ना। लेकिन अगर स्टेडी स्टेट नहीं होता, अब क्या होता? लेंथ के साथ टेम्परेचर अभी भी कम रहा होता। लेंथ के साथ टेम्परेचर अरे अभी भी कम हो रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। अगर वेरिएबल स्टेट अभी भी क्या होता? कम। लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, उस समय हर पॉइंट पे एब्जॉर्प्शन होता, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा होता। बात समझ में? ये T है, ये L है, ठीक। ये कौन से स्टेट के लिए है? वेरिएबल स्टेट के लिए। देख लीजिए, समझे ना। ये ग्राफ ऐसे क्यों आ रहा है ये समझ गए? ठीक, स्टेट क्यों है? क्योंकि स्टेडी स्टेट है तो ये पूरी कहानी क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन अगर वेरिएबल स्टेट होगा तो कहानी बदल जाएगी। तो टेम्परेचर तो अभी भी कम होगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन हर पॉइंट पे वेरिएशन होता जाएगा। ये वेरिएबल और ये कौन सा? स्टेडी। लिखो, फटाफट लिखो। कल बताया नहीं थे कि रेट ऑफ फ्लो सबका एब्जॉर्प्शन हट जाता है, सिर्फ ट्रांसफर करता रहता है। तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो करंट कांस्टेंट ही होगा, नहीं होगा। फास्ट बनाओ। मटेरियल कहे तो के वेरी करता है। सर जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज भी चेंज होने लगती हैं। लिख लो, बता दो, लिख लो ना। अद्भुत बेचारा। चलो हो गया होगा। आज कंडक्शन खत्म। तो लेने आएंगे तो रेडिएशन कर लेंगे, तो 10th वाला लेने आएंगे तो एक्सपेंशन तो बुला है ना हम लोग को। पूरी भी देना सुबह सुबह हमको नहीं पता। अगर Q और T में बनाते तब टेम्परेचर और टाइम में बना देता, टेम्परेचर और टाइम में बना देता।
और कैसा बनेगा? टेम्परेचर और टेम्परेचर और टाइम में। टाइम के साथ सर हमको एक बात बता दीजिए, नहीं, अच्छा कहिए। वहाँ पे हम लोग रिलेशन निकाल लिए थे, मतलब टेम्परेचर और लेंथ, तो डायरेक्टली क्यों नहीं कर दिए, क्यों ऐसे पूरा कर रहे हैं? तो हमको जैसे से आगे बढ़ रहा है एक्स, लेंथ यहाँ बढ़ रहा है, हर पॉइंट का टेम्परेचर अलग अलग है, तो एक्स पे जाके थीटा मान लिए, तुमको दिखाने के लिए घट कैसे रहा। अभी डायरेक्ट लिख दियो तो कहती है सब तो कांस्टेंट है, बनाएं कैसे आप? वही तो। देखिए खुद कह रही है। टाइम के हिसाब से एक जगह का कम हो रहा है, टेम्परेचर एक जगह का बढ़ रहा है, तो पता चलना चाहिए ना किस पॉइंट का बना रहे हैं। उसमें भी फिर कंफ्यूजन होगा, पहले फिर चेक करेंगे स्टडी का है कि वेरिएबल का, ठीक है, और किस पॉइंट का बना रहे हैं, किस पॉइंट का बना रहे हैं ये डिफाइंड होना चाहिए। अगर पहले एंड का बना रहे हैं तब क्या होगा? टाइम के साथ कम होगा। नहीं, पहले एंड का बना रहे तो हम हीट दे रहे हैं ना। हाँ, अगर टाइम के साथ अगर उसका 100 है, जैसे जैसे टाइम का टेम्परेचर कम होगा, तो एक तरह से देखा जाए अगर कभी एक्सपेक्टेड ग्राफ आता है, इन दोनों में बनाओगे तो बाकी सब कांस्टेंट, तो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब ये दोनों आपस में इन्वर्सली, और इन्वर्सली है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नहीं आ गया? ठीक, चलो। और आगे वाले का बनाओगे, लास्ट वाले एंड का, जैसे रॉड है ना, यहाँ का कम हो रहा है लेकिन यहाँ का अरे बढ़ रहा है, हीट जैसे जैसे ट्रांसफर का टेम्परेचर तो बढ़ेगा, तो बनेगा पैराबोला, लेकिन ऊपर वाला पैराबोला, स्लोप उल्टा हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, फटाफट लिखो। एंजनहॉज एक्सपेरिमेंट, एंजनहॉज एक्सपेरिमेंट। एंजनहॉज एक्सपेरिमेंट, एंजनहॉज एक्सपेरिमेंट। ठीक, एंजनहॉज एक्सपेरिमेंट में देखो क्या किया गया, एक ऐसे क्यूबिकल बॉक्स ले लिया गया ऐसा, ठीक है, ऐसे कोई बॉक्स लिया गया। ठीक, इस बॉक्स को लेने के बाद क्या किया गया, इसमें छोटे छोटे होल्स कर दिए गए, होल्स के थ्रू ऐसे अलग अलग रॉड लगा दिए गए, लगा दिया, मतलब डब्बा लिए उसमें रॉड लगा दिए। ठीक, और इसमें लगाने के बाद इसमें लगा दी हॉट वाटर, हॉट वाटर, हॉट वाटर, ठीक है, और इन सब के रॉड पे एंड पे लगा है वैक्स, ये पूरा वैक्स लगा हुआ है, वैक्स, वैक्स, ठीक है। ठीक, फिर से बोल रहे हैं, एक डब्बा, डब्बे में अलग अलग मटेरियल के रॉड, आयरन, कॉपर, सिल्वर, कुछ भी ना, और इसके ऊपर लगा दिया वैक्स, और इसमें वाटर, हॉट वाटर डाल दिया गया। ठीक, जब हॉट वाटर डालेंगे तो पानी जो है गर्म है, तो उसका ट्रांसफर होगा हीट, कहाँ से कहाँ, वाटर से रॉड, कहाँ से कहाँ, और वाटर से रॉड होगा, और तो ये वैक्स क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, सब में जो वैक्स मेल्ट होगा सबका लेंथ सेम होगा क्या, क्या होगा, जिसका के ज्यादा होगा ज्यादा मेल्ट। हाँ, तो अलग अलग, सबका मेल्टिंग अलग अलग, और देखा ये गया कि जो भी हमारा के आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, जो भी आने वाला के है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ मेल्टेड वैक्स, बस इसमें ही कितना वैक्स हमारा क्या हुआ, मेल्ट हुआ, और जिसका मेल्टेड, अरे सिंपल सी बात है, के ज्यादा तो कंडक्शन ज्यादा, कंडक्शन ज्यादा तो हीट ट्रांसफर ज्यादा, तो जल्दी मेल्ट हो गया, तो ये हमारा रिजल्ट मिला। और यहां से रिजल्ट लिख सकते हैं K1:K2 डॉट डॉट Kn इक्वल कितना, L1:L2 डॉट Ln, और सबका क्या स्क्वायर। नहीं आ गया, यही है एंजनहॉज एक्सपेरिमेंट, फटाक से लिखो तुरंत। K और L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर्मूले से। कौन, उसमें मत ढूंढो, ये इंजन ने कहा था, खोज रही है कहाँ है, नहीं दम नहीं बता रहे, नीचे बैठे देंगे। चलो नेक्स्ट लिखो, पोलियो वाला रॉड है इसका, एक को पोलियो है, एक को इंसेफ्लाइटिस है, एक को डेंगू है, एक को कोरोना है। क्या क्या देख के लिखते रहते हो तुम लोग, ये डब्बा वही लेंथ, टेढ़ा मेढ़ा। चलो नेक्स्ट लिखो, ग्रोथ ऑफ आइस, ग्रोथ ऑफ आइस।
ग्रोथ ऑफ आइस, ग्रोथ ऑफ आइस, ग्रोथ ऑफ आइस, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं, मान लो कोई पॉन्ड है, लेक है, ठीक है, ये पॉन्ड या लेक है, बहुत सिंपल बात बताओ, ठीक। इस पॉन्ड लेक में एक्वेटिक एनिमल मछली उछली होंगी ना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर, फिर सुन नहीं रही हो, फिर दोबारा बोलेंगे नहीं, दोबारा नहीं बोलेंगे। पता नहीं क्या परेशान है, छोटा सा कुछ बता दो परेशान। अब इस परेशान है कि के एल स्क्वायर में कहाँ ढूंढ रही है तब से, Q इज टू के θ1 माइनस θ2 बाई एल, तो के एल के डायरेक्टली होना चाहिए, स्क्वायर आया कहाँ से? ये इंजन हॉज एक्सपेरिमेंट है, इंजन ने कहा था, ठीक है। और तुम कौन हो? तुम इंजन नहीं हो। सुनो, उनकी बात मानो, बहुत तेज आदमी थे वो। सुनो ये पॉन्ड है या लेक है, ठीक, तुम भी सुनो ऐसे ही, ध्यान सुनना, दुआ पूछी तो पिटबो करेंगे, ठीक। ये इसमें मछलियाँ उछलियाँ हैं, ठीक है। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, माइनस में हो जाए, तो कैसे सर्वाइव करेंगे एक्वेटिक एनिमल? बर्फ जम जाएगी, उससे क्या होगा? बर्फ ऊपर जमते रहता है। हाँ, तो उससे क्या होगा? अरे भाई कह रहे हैं यहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस, इतनी ठंडी में कैसे बेचारे रहेंगे? उससे क्या होगा? भला बनाओ, तुम लोग कहे नहीं कि कपड़ा पहना देंगे, वो सब कपड़ा रखते हैं और ठंडी में हम लोग अंदर जाते नहीं, दिखता नहीं, और धीरे से छुपा के पहन लेते हैं सब। तुम लोग कुछ भी कह सकते हो, या अंदर हीटर लगा होता है उन सबों की, आग होती है, कुछ में कह दोगे, बायोलॉजी वाले ना कहेंगे अंदर से आग ज़्यादा निकलती है उस समय, कह दो ऐसा कुछ। सर ऊपर बर्फ जम जाता होगा। यहाँ तक सुन ली, उसके आगे। और आप एक बार ये बताए थे कि पानी जो होता है वो हीट जल्दी से मतलब उसका एब्जॉर्ब या वो ज़्यादा करता है बर्फ के मुकाबले, इसीलिए कूलेंट वगैरह में पानी यूज़ करता है। तो ऊपर बर्फ जम जाता है तो पानी तो रहता नहीं, इसीलिए टेम्परेचर का जो एक्सचेंज होता है वो आसानी से हो नहीं पाता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रहता है। बर्फ बनता है, बर्फ इज अ बैड कंडक्टर, वो हीट को ट्रांसफर ही नहीं होने देगा, ठीक। जैसे मान लो यहाँ का टेम्परेचर -5 है, तो पॉन्ड से हीट निकल के इसमें जा रही है, इसका हीट कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब इसका हीट कॉन्टिन्यूसली, हीट निकल रहा है, हीट कम हो रहा है, तो यहाँ बर्फ जमने लगा। जब बर्फ जम गई एक लेयर, ठीक है, तो बर्फ किसकी तरह बिहेव करेगा? किसकी तरह? इंसुलेटर की तरह, ठीक है, किसकी तरह? और इंसुलेटर की तरह करेगा तो इसमें से हीट ट्रांसफर नहीं होगी, तो जो भी इसके अंदर की हीट है वो हीट क्या हो जाएगी? ट्रैप हो जाएगी, और ट्रैप हो जाएगी तो हमारा ओवरऑल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव कर जाते हैं। फिर से बोल रहे हैं, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? आइस जम जाएगा, क्योंकि हीट का ट्रांसफर इस समय कहाँ से कहाँ हो रहा है? वाटर टू सराउंडिंग, नहीं ना, तो वाटर का हीट कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, तो क्या बन गया? आइस। और जब आइस है किसकी तरह बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, तो हीट का कोई ट्रांसफर और नहीं होगा, तो जितनी भी पॉन्ड या लेक या वाटर की जो एनर्जी है क्या हो जाएगी? ट्रैप हो जाएगी, और ट्रैप होने से ओवरऑल हीट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? और जब कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारा एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव कर जाएंगे। अब हमको करने ये जा रहे हैं, ठीक है, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा जो आइस का लेयर है उसका विड्थ भी क्या होगा? बढ़ेगा। अरे भाई जमता रहेगा ना, टाइम में और विड्थ में वेरिएशन होगा। तो 1 सेकंड में अगर 1 सेंटीमीटर का बना तो 2 सेकंड में कितना, 2 सेकंड में 4 बना तो 6 सेकंड का कितना, ये हमको काम करना है। अब समझना क्या कह रहे हैं। वाई डिस्टेंस तक हीट ट्रांसफर हुआ, हम कितने डिस्टेंस पे गए? वाई डिस्टेंस पे जाके जो भी हमारा यहाँ पे आइस बना है उस आइस का विड्थ मान लिए कितना? dy मान लिए ना, ये y डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे जो विड्थ बना कितना? dy बन गया। अब समझो, यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम, मतलब -θ डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, और यहाँ का टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस, तभी तो आइस बन रहा होगा। मान लीजिए इसका एरिया A है, डेंसिटी ρ है, कंडक्टिविटी K है ना। अब ये जो हीट निकाल रहा है, हीट निकालने से इसमें हीट लॉस हो रहा है, और हीट लॉस होने से ये क्या बना रहा है? आइस। तो आइस बन रहा है, आइस का फॉर्मेशन हो रहा है 0 डिग्री पे, तो कौन सी हीट? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो Q इज क्या लिखें? ml, और क्या लिखें? हीट ट्रांसफर हो रही है कितना? मान लो dt टाइम में dy बना, मान लिए कितने टाइम में?
dt टाइम में जो आइस का विड्थ है कितना, dy, तो dq q इज इक्वल टू k a थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू कितना, इंटू t अपॉन y चल के आए हैं ना, इसमें थोड़े चले हैं ना भाई, हीट समझ, ये समझ गए। और Q इज इक्वल टू ml, यही हीट निकाला तो क्या बन गया, फ्यूजन, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नहीं आया? अब समझो, मास तो हम कहीं सपोज नहीं किए हैं, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू लेंथ कितना, dy। अरे यार आइस का मास बन रहा है ना, तो आइस का वेट कितना है, dy। इसका फिर से बोल रहे हैं, अगर मास पूछें तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी की जगह डी रो, वॉल्यूम की जगह a इंटू कितना है, dy, क्योंकि जो आइस बन रहा है उसका वेट कितना है, dy है। तो क्या लिख सकते हैं, k a dt अपॉन y इज इक्वल टू रो a dy लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, नहीं आ गया, और टाइम, हाँ ठीक है। तो हाँ क्या चीज़ है, थीटा छूट गया है, थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, के थीटा, या ऐसे लिख लो पूरा का पूरा, dt इज इक्वल टू रो लेटेंट ऑफ फ्यूजन अपॉन क्या, के थीटा इंटू कितना y, और क्या y इंटू डी वाई। नहीं आ गया? ये हमारा dy विड्थ बना कितने टाइम में, dt टाइम में। हमको dt टाइम चाहिए, हमको टोटल चाहिए ना, तो टोटल कितना, 0 टाइम पे विड्थ कितना आता, 0 टाइम पे आइस के विड्थ कितना आता, 0। मान लीजिए t टाइम पे विड्थ बन गया y, बन गया ना, ये पूरा समझ गया मेरी बात, तो आइस का विड्थ है dy ना, हाँ इसका विड्थ है, ठीक। अब समझो, ये लिमिट समझ गए, इसका इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट का नाम क्या दे दें, k डैश, कांस्टेंट ही तो है, तो इसका इंटीग्रेशन t इज इक्वल टू k डैश, y का y स्क्वायर बाई 2, तो y लिमिट भी रखोगे तो y स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो जो t आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, y स्क्वायर। नहीं आ गया? जहां पे t क्या है, t टाइम में वाइट का आइस बना, तो ऐसे भी लिख सकती हो क्या, कि t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2 का क्या, आया कि नहीं आया? और समझो, मान लो t1 टाइम में विड्थ है y, मान लो, या ऐसे एक चीज और ऐसे लिख सकते हैं क्या, t1 is to t2 is to t3 डॉट 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 tn इज इक्वल टू y1 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, y3 का स्क्वायर, डॉट 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 yn का स्क्वायर। नहीं आ गया? एक चीज और समझो, मान लो t1 टाइम में y बना, मान लो सपोज करो, ठीक है, t2 टाइम में 2y बन गया, t3 टाइम में 3y बन गया, मतलब कि बार बार विड्थ डबल होता जा रहा है, नहीं ना। यहाँ रखो जरा, t1 is to t2 is to t3 डॉट डॉट, ये ना इज इक्वल टू y स्क्वायर 2y स्क्वायर, तो सब में y स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इज टू डॉट डॉट हो गया। नहीं आ गया? जहां पे t1 टाइम में कितना आइस है, y, तो t2 टाइम में 2y, t1 टाइम में y, तो t2 टाइम में 2y, t3 टाइम में 3y। समझ गए? और चाहो तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर लोगे, ये समझ गए। अगर हम पूछे t और y में ग्राफ कैसा, पैराबोला, टाइम के साथ ये कैसा, पैराबोला। समझ गए? फिर से बोल दे रहे हैं, इसका अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा तो हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, वाटर से सराउंडिंग, उसके वजह से क्या होगा, आइस जम जाएगी। आइस जो है किसकी तरह, अनसोलिडेट की तरह बिहेव करेगा, तो कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, तो हीट इसके अंदर क्या होगी, ट्रैप हो गई, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। जब ट्रैप हो जाती है तो ओवरऑल अंदर का टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। बस इनमें ही जो नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर कांस्टेंट होने से कितना मेंटेन हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो गया हमारा, ग्रोथ ऑफ आइस। क्लियर हो गया? हाँ गलती से सही बंद करो।